स्वागत है साथियों। दृष्टि कुकबुक के समरी में हम लोग ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने गुप्त ऊष्मा को बहुत अच्छे से समझा, उसके बारे में जाना। अब इसमें आगे आज हम लोग देखेंगे चालन, संवहन, विकिरण। दरअसल ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट के माध्यम हैं। तो तीन मुख्य विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। यहाँ पर जो आपका ये फिगर है ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है कि कौन सी चीज़ें चालन कहलाती हैं, संवहन में क्या होता है और विकिरण में क्या होता है। तो आइए इसे फिगर के जरिए हम लोग अच्छे से समझेंगे चालन, संवहन और विकिरण को। उसके बाद आपको इस बुक में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको हम दिखाते चलेंगे। तो सबसे पहले जो चालन की बात है वो कर लेते हैं। तो चालन का जो फिगर बना हुआ है आप देख पा रहे हैं कि एक लोहे की राड, यहाँ पर आग जल रही है और एक लोहे की राड को गर्म किया जा रहा है। और उससे क्या होगा कि ये हाथ यहाँ पर गर्म होने लगे, यानी गर्म उसको महसूस होने लगेगा। ये प्रक्रिया में होता है चालन। अब इसको साइंटिफिक भाषा में कैसे समझेंगे, जैसे देखिए, ये समझिए कि ऊष्मा जो होती है वो उच्च ताप, अब यहाँ पर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर यहाँ कैसा है, लो टेम्परेचर। तो हाई से लो टेम्परेचर चलती है ऊष्मा। तो ऊष्मा उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर गति करने लगती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो ऐसी विधि से होता है जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। क्या इसमें वस्तु के कोई कण यहाँ से छोड़ के गए हैं? यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये ठोस है ना, और जो ठोस होते हैं उनमें ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। तो यही स्थिति कहलाती है चालन। इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो वस्तु के कण होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं लेकिन ऊष्मा पहुंचा देते हैं। तो और ये कैसे होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ऐसे में इसको क्या कहेंगे, चालन। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखिए क्या होता है, इसमें आपके कई चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप चालन में देखें तो कुछ जो सुचालक होंगे, कुछ कुचालक होंगे। जैसे ये आपने यहाँ पर लोहे का पकड़ रखा है, अगर तो ये सुचालक है। धातुएं हैं, अशुद्धि युक्त जल है, ये सब क्या हैं, आपके सुचालक हैं। अगर यही कुचालक होता, ये लकड़ी का होता तो शायद उतना तेज प्रसार ना होता, है ना। कांच, रबर वगैरह का होता, कपड़े का होता, तो ये सब उतना तेज प्रसार ना होता होता मतलब कम होता। ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा वाला देखें जो है इसमें संवहन। संवहन में क्या होता है, तो संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। अब यहाँ समझिए, आग यहाँ पर जल रही है, टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, ऊपर कैसा है, लो है। आप यहाँ हाथ से ऊपर आपको गर्मी मिल रही है। गर्मी कैसे आ रही है, क्या कोई किसी चीज़ से संपर्क हुआ? नहीं। तो क्या हो रहा है, यहाँ की जो हवा है ये यहाँ पर गर्म होती है, गर्म होकर हवा ऊपर उठ रही है, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ रहे हैं। इसमें कण क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, और इसके जरिए आपको यहाँ पर हीट मिल रही है। तो इसे क्या कहेंगे, संवहन। जैसे हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तो उसको कहते हैं संवहनीय पवन। तो ये एक तरीके का ये संवहन हुआ, है ना। तो इसमें मैंने क्या कहा कि इसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं और ये कहलाती है संवहन। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, अब देखिए यहाँ से आग जल रही है, दूर से बैठे बैठे आपको काफ़ी गर्मी महसूस होगी। तो ये क्या होगा, इसमें कोई माध्यम नहीं है। जो इसमें हीट है, वो जो कण है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं गर्म होकर, लेकिन बगल से भी आपको गर्मी थोड़ी बहुत महसूस होगी। तो ये क्या होगा, ये इसमें क्या होता है, जो आपका विकिरण होता है, तो विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कि स्थानांतरण की ऐसी विधि होती है जिसमें बिना किसी माध्यम के जो है ऊष्मा ट्रांसफ़र हो जाती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी ये हो जाती है। जैसे आप देखें सूरज से रोशनी आती है पृथ्वी तक, तो भी विकिरण के ही जरिए आती है। तो ये हमने तीन माध्यम देखे जिसके जरिए विकिरण होता है। इनका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है वो थोड़ा हम लोग समझेंगे, आपकी बुक में आगे चल के देखते हैं, तब हम लोग समझेंगे इनका उपयोग क्या है। तो जो हमने आपको समझाया वही यहाँ पर चालन में लिखा गया है, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। कि चालन, ऊष्मा जो है उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर गति करने लगती है। ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, चालन कहलाती है। तो इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण है कि जब हम धातु की छड़ को एक सिरे से हाथ से पकड़ करके इसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा चालन के कारण गर्म हो जाता है। तो ठोस के जो अणु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है, यहाँ संवहन नहीं हो सकता है। ठीक है। ऊष्मा चालकता की अगर बात की जाए तो ऊष्मा चालकता यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसको अभी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं।
आगे इसमें जो कुछ प्रमुख बातें हैं उनको देख लेते हैं। चालकता में मेनली दो बातें जो मैंने आपको बताई कि सुगमता को लेकर सुचालक और कुचालक होते हैं, जिनमें बड़ी आसानी से ऊष्मा का प्रवाह हो जाए सुचालक, और जिनमें बड़ी कठिनता से हो ऊष्मा का चालन वो कुचालक हो गया। तो कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग देखते हैं चालन से संबंधित। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक आपको दे दिया जाएगा कि धातु से बने कप से चाय पीने पर होंठ जलने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? चालन, संवहन, विकिरण। तो आपको बताना होगा कि चालन के कारण। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संपर्क हो रहा है ना, ठोस है, और ठोस के जरिए आपके पास ऊष्मा पहुँच रही है। तो धातु जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक है, और जब चीनी मिट्टी का कप होगा तो वो मिट्टी जो है ऊष्मा की कुचालक है। तो चीनी मिट्टी के कप से जब आप चाय पियेंगे तो वो जो है आपको होठों को नहीं जलाएगा, जबकि धातु वाला बड़ी तेज़ी से ऊष्मा का प्रसार करेगा, तो इसलिए उससे जलने लगेगा। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे ही जब सर्दियों में लोहे और लकड़ी की बनी कुर्सियां हैं, आजकल देखिए आप अगर लोहे की कुर्सी पर बैठे तो बड़ा ठंडा लगता है, लकड़ी की कुर्सी पर बैठे तो थोड़ा कम लगता है। तो दरअसल इसका कारण यही है कि जो ऊष्मा का संचरण है वो सुचालक और कुचालक का इसमें अंतर आ जाता है। एक और भी आता है कि एक मोटा कंबल ओढ़ने की अपेक्षा अगर 2-3 पतली परत वाले कंबल ओढ़ लें तो सर्दी से अधिक सुरक्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो सीधे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि वायु जो होती है वो ऊष्मा का सुचालक होती है कुचालक? तो कुचालक होती है, क्योंकि जब आप एक रजाई के बजाय, एक मोटा कंबल के बजाय जब आप 2-3 पतले कंबल लेंगे तो उसमें क्या होगा, उनकी परतों के बीच में हवा आ जाएगी। तो हवा चूँकि ऊष्मा की कुचालक है तो ऊष्मारोधी का काम करेगी, और इससे क्या होगा कि सर्दियों से सुरक्षा हो जाएगी। यही कारण है कि जो आप ऊनी कपड़े पहनते हैं वो गर्म रखते हैं, क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं उनमें हवा रहती है, और हवा चूँकि कुचालक होती है ऊष्मा की, इसीलिए ठंडक जो है शरीर तक नहीं पहुँचने देती। और इसका प्रयोग आप एक जगह और देख सकते हैं चालन का। तो खाना बनाने वाले बर्तनों की पेंदी पर तांबे की पालिश कर दी जाती है। इससे क्या होता है, तांबा चूँकि सुचालक होता है तो तांबे से क्या होता है कि हीट पूरे पेंदी पर बहुत अच्छे से फैल जाता है, तो भोजन अच्छी तरीके से पक जाता है, नहीं तो एक ही जगह ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो। और ऐसे ही कंक्रीट छत भी होती है तो वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अगला आता है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। इसमें क्या होता है, तो इसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं और ये संवहन कहलाते हैं। तो इसमें इसका जो संबंधित उदाहरण है आप इसको समझ सकते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है, समुद्र के विशाल जलायतन के कारण ऊष्मा वितरित हो जाती है। दरअसल समुद्र की अपेक्षा स्थल क्यों गर्म हो जाता है, इसके दो कारण होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है, और दूसरा समुद्र के विशाल जलायतन के कारण ऊष्मा वितरित होती है। इसके संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र जो होता है वो ऊपर की ओर लगाया जाता है। क्यों? हवा जब गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ठंडी होगी तो नीचे बैठेगी। तो फ्रीज़र ऊपर रहेगा तो हवा नीचे आ जाएगी, और जो उसमें गर्म उठेगी हवा तो ऊपर जाकर के ठंडी हो जाएगी, उसको फिर से नीचे बैठा देगा। ठीक है। और विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस आर्गन भर देने से निर्वात की अपेक्षा अधिक क्षमतावान हो जाता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है वो संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। तो ज़मीन गर्म होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हवा ऊपर गर्म होकर उठने लगती है और वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से रेडिएटर भी मोटर वाहन में इसी सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद देखते हैं, अगला है विकिरण, रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है कि ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये कहलाती है विकिरण। इसमें किसी गर्म वस्तु से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करती है, जिसे विकिरण ऊर्जा कहा जाता है, जबकि ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि जो है विकिरण कहलाती है। इसका उदाहरण देखें तो सूर्य से ऊष्मा आती है पृथ्वी तक तो विकिरण विधि द्वारा ही आती है। एक और भी देख सकते हैं कि रेगिस्तान के दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडे हो जाते हैं रेगिस्तान। कारण क्या होता है कि भाई रेत जो है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, तो दिन में जल्दी गर्म हो जाएगी, और जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा, किरचॉफ कहते हैं। तो किरचॉफ का नियम ही यही है। तो इसीलिए क्या हुआ कि रेत जो है वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी भी होगी। इसी तरीके से थर्मस को ऊष्मारोधी बनाने के लिए सतह पर चमकदार उसको बना दी जाती है। थर्मस की भीतरी सतह पर रजत परत चढ़ाई जाती है। और एक काम आप भी और भी दे सकते हैं कि जिन रातों में आसमान में बादल छाए रहते हैं वे स्वच्छ रातों वाली की अपेक्षा अधिक गर्म प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो उत्सर्जित विकिरण होता है वो आसमान में नहीं जा पाता है, बादलों की वजह से थोड़ा गर्म बना रहता है। एक आता है उत्सर्जन क्षमता, इमिसिव पावर। ये क्या है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण को उसकी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं कि किसकी कितनी उत्सर्जन क्षमता है। अवशोषण भी क्या होता है कि कौन सी बॉडी जो होती है कितना ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, तो उसकी अवशोषण क्षमता कहलाती है। इसी तरीके से समझा सकता है ब्लैक बॉडी को, कृष्णपिंड को।
ब्लैक बॉडी क्या होती है, किसको कहा जाता है? कोई ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर ले, मतलब जितना विकिरण आए सबको वो सोख ले, वो क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी, कृष्णपिंड। किरचॉफ का नियम देखिए क्या कहता है कि जो अच्छा अवशोषक होगा वही अच्छा उत्सर्जक होगा, जो बुरा अवशोषक होगा वो बुरा उत्सर्जक होगा। तो किरचॉफ के नियम का उपयोग देखें तो अगर अंधेरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए तो किरचॉफ के नियम के अनुसार अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी, क्योंकि वो ऊष्मा का अधिक अच्छा अवशोषक है, इसीलिए उत्सर्जक भी अच्छा होगा, तो इसलिए वो काली वस्तु अधिक चमकेगी अगर गर्म होगी तो। ऊष्मा का वह परिमाण जिसे कोई पिंड विकिरण द्वारा अवशोषित कर सकता है उस पिंड के रंग पर निर्भर करता है। अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप इसको बता पाएँ कि वो उसके रंग पर निर्भर करता है। इसी तरीके से आप देखें तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े आपको अच्छे लगते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े आरामदायक होते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये भी विकिरण है और रंग पर निर्भर करता है। अगला आता है स्टीफन का नियम। यह क्या कहता है? तो विकिरण से संबंधित है ये। हमने ये पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। तो स्टीफन का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से जो उत्सर्जित विकिरण की दर होती है वो वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो सीधे सीधे ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा सकता है। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होती है। अर्थात क्या है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षयपिंड के पृष्ठ की प्रकृति और खुले पृष्ठ के क्षेत्र पर निर्भर करता है। यानी कि जो ठंडे होने की दर है वस्तु की सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है। कोई भी चीज़ फैला देंगे तो जल्दी ठंडी होगी और उसको कम सतह जो क्षेत्रफल कम कर देंगे तो देर में ठंडा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी एक बहुत अच्छा चैप्टर है और जो लोग साइंस फील्ड से वो जानते होंगे कि 11th-12th में इसको लेकर के बीएससी में भी काफ़ी अच्छा मैटर होता है, लेकिन हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम लोग इसका जो अप्लाइड स्वरूप है उसको देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसके कुछ जो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस हैं और आइसोबेरिक प्रोसेस हैं, उनको थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी लेंगे और क्या कहता है ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम, उनको इस बुक में डिस्कस किया गया, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।